अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और मेरे जो मेहमान हैं वो एक्चुअली मेरे उस्ताद हैं और मैं उनका एक नालायक शागिर्द हूँ। तैमूर साहब हैं और तैमूर साहब जो हैं वो शागिर्दी का जो मुझे एजाज़ हासिल है वो तारीख़ के हवाले से है। यूट्यूब का मैं आपको फॉलो करता हूँ, तारीख़ के हवाले से, इकनॉमिक्स के हवाले से और फिर ऑफ कोर्स आर्ट के हवाले से। आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही कमाल है। आपने एक फिल्म कर्व जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझाया। सही। आपने कहा जी ये शरह सूद जो है वो जब बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाती है और गो के अनएम्प्लॉयमेंट कालमन बढ़ जाती है। बट ये जो टूल्स हैं जो साइंस हमें देती है, सोशल साइंस कह लें, इकनॉमिक्स हमें देती है, किसी भी मोशन में जब वो टूल ही नाकाम होना शुरू हो जाए, वो मेथोडोलॉजी ही नाकाम, हालांकि वो साइंटिफिक है, सही, तो उस इकोनॉमी का क्या हशर हो चुका है, ये मैं एक्चुअली आपसे जानना चाह रहा हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। असल में सबसे पहली बात तो ये कि फिलिप्स कर्व जो है ये तकरीबन 1950s में एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, मगर इन्होंने डिस्कवर किया ओनली एज अ कोरिलेशन। मिसाल तौर पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स वगैरह लगाए, साथ उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह लगाए। उन्होंने कहा ये तो मोटा मोटा एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। पहली बात तो ये। तो दूसरा मामला ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन की दो मुख्तलिफ शक्लें हैं, महंगाई की दो मुख्तलिफ शक्लें। एक को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, वो आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, एक पुल फैक्टर है, एक पुश फैक्टर है, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जो अशिया आप बना रहे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि जो खाम माल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लेबर पावर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। उनकी कीमतों में इजाफा कैसे होता है? फॉर इंस्टेंस, अगर पेट्रोल की, डीजल की, फ्यूल की कीमतों में इजाफा होगा तो ट्रांसपोर्ट में इजाफा होगा, तो उसके नतीजे में हर चीज में इजाफा हो जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर फूड इन्फ्लेशन हो, फूड प्राइसेस बढ़ जाएं तो लेबर पावर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। 100 रुपए दिहाड़ी में काम पूरा नहीं होगा, तो उससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पैदा होगी। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कभी भी आप इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लें, जहां मर्जी। अब देखें ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट कहां पहुंचाया है? 15% से भी ज्यादा है, मगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। और उसकी बेसिक वजह यह है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ही नहीं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। क्योंकि ऑयल प्राइसेस यूक्रेनियन वॉर के बाद बढ़ गई और उसके साथ फूड प्राइसेस आलमी तौर पे बढ़ गई। और एक और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं वकार, कि ये अकेले पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही। इवन जर्मनी के अंदर जो इतनी एडवांस्ड इकोनॉमी है, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, मां सिवाय चीन के अंदर, वियतनाम के अंदर, चंद और मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है। सो इसका मतलब है ये आलमी सरमायादारी निज़ाम के अंदर जो यूक्रेन वॉर और उसके नतीजे में ऑयल शॉक्स मिले हैं उसका नतीजा है। लेकिन खित्ते में अगर हम देखें इन्फ्लेशन के जो रेट हैं, तो इसमें मतलब हमारा कुछ बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जबकि हम इंडिया दूसरे ममालिक में तो भारत अभी तक भी वो जो फिगर है वो एक ऐसा फिगर नजर आता है जो को कंट्रोल तो कम से कम किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ ये जिन अचानक किस तरह चला? इंडिया ने इन्फ्लेशन इस तरह से भी कंट्रोल की कि उन्होंने अपनी ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई रखा है। मिसाल तौर पे वो रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदते हैं। रूस से जो तेल वो खरीद रहे हैं वो उनको 20% से लेकर 25% सस्ता पड़ रहा है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप अंदाजा करेंगे हमारी इन्फ्लेशन ही तकरीबन 130% है और वो मेनली वो ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है। चलिए, पेट्रोल ये इस तरह की चीज़ें, तो एनर्जी का मामला तो बहुत बड़ा है ना, उसमें तो शायद हमारे पास ठीक है कुदरती वसीले के तौर पे हमारे पास ना भी हो, लेकिन वो चीज़ें जहाँ पे वैल्यू एडिशन आती है या वो चीज़ें जहाँ पे हम अपना खाम माल बहुत आसानी से बना भी सकते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, तो वो हमारा अगर इम्पोर्ट बिल देखा जाए तो उसमें कोई 60-70% तो वो चीज़ें हैं जो कि शायद हम यहाँ पे कर भी सकते हो। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनना शुरू होगा और ये क्यों नहीं बन पा रहा हमसे? इसकी देखें, बहुत अच्छा सवाल, अगेन एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। और पब्लिक को वाकई ये समझने की ज़रूरत है कि ये मामला है क्या। अगर आप साबिक फाइनेंस वजीर से पूछें तो वो ये कह रहे थे कि 25% जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, ठीक है। इतना हाई आपका इम्पोर्ट बिल है। आपका सवाल ये कि इनको रोक के तो दूसरी चीज़ें क्यों नहीं फिर इस्तेमाल की जाती? अभी शब्बर जैदी साहब ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, वो भी ये फरमाते हैं, मिफ्ता साहब भी ये कहते हैं, सागडार भी ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं, सारे ये कह रहे हैं कि वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स।
हमारे पास इतनी आमदनी नहीं, हम खर्चे करी जा रहे हैं। फिर वो किसको सबक दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, हर बंदे को दे रहे हैं कि तुम ज्यादा खर्चे कर रहे हो। तुम अपने खर्चे कंट्रोल करो। कैसे? कि दुकानें जल्दी बंद कर दो, रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर दो, बिजली कम इस्तेमाल करो, ये करो वो करो। अब सवाल आपको ये पूछना चाहिए और नाजरीन को ये पूछना चाहिए कि अगर हमारा इंपोर्ट बिल बहुत हाई है और आप पब्लिक से ये कह रहे हैं कि ये जो इंपोर्टेड चीजें ये इस्तेमाल ना करें, मिसाल तौर पर चाय आपके सामने पड़ी, लोग आपको कह रहे हैं 1 कप चाय पिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये आपके लिए या मेरे लिए या पब्लिक के लिए सब कुछ जानना और फिर एक कॉन्शियस डिसीजन करना तो थोड़ा औखा काम है ना। आप सोच रहे हैं चलो मैंने 1 कप पिया, मैं एक और पी लेता हूँ, नो बिग डील, 1 कप से क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह मिलियंस ऑफ लोग ये फैसला करेंगे कि 1 कप से और क्या फर्क पड़ेगा, तो मिलियंस ऑफ कप्स टी जाएंगे, तो इसको कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल। तो सवाल ये पैदा होता है वकार साहब कि इसको कंट्रोल करने का तो बड़ा आसान तरीका है कि आप पाबंदी लगा दें, आप टैरिफ लगा दें, आप बैन लगा दें कि सरकार ये चीज जो है हम इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम और नहीं खरीदेंगे। क्या पाबंदी लगाना इतना मुश्किल है वकार? क्या ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं जिस जो सब कहते हैं फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, है ना? तो और ये जो कार फाइनेंसिंग में इतनी गाड़ियां जा रही हैं मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं हुआ, तो क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है कि वो सिर्फ ये कह दे कि जनाब इतनी गाड़ियां इंपोर्ट होंगी, इससे ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करेंगे हम? इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज डिफिकल्ट। अब मैं बताता हूं वो डिफिकल्ट क्यों है। वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने तो उस वक्त लेट 90s में हमारा एवरेज टैरिफ रेट था 45%। अर्ली 90s में हमारा एवरेज टैरिफ रेट 90% से भी ज्यादा था। वी आर लिविंग बियॉन्ड आवर मीन्स, जैसे हर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वकार कम चाय पिए। तो क्यों इतनी चाय आप मंगा रहे हैं? आप वहां पे पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? क्वेश्चन ये नहीं है। इसका जवाब ये है कि जब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनने का मतलब ही ये है कि आपने अपने टैरिफ फड़का देने, आपने टैरिफ प्रोटेक्शनिज्म नहीं करनी। और जब आपने प्रोटेक्शनिज्म नहीं करनी तो इसका मतलब है कि जो चीजें आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, फर्ज करें चाय आप पाकिस्तान में बना रहे हैं और जो चीजें बाहर से आ रही हैं, किनिया से जो चाय आ रही, उसने आपस में compete करना है। जब वो compete करेगा तो किनियन चाय जो है वो हो सकता है उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस बेहतर है, वो फड़का के रख देगा पाकिस्तानी चाय को। जितनी भी चीजें हैं जो जहां जहां से आ रही हैं वो वहां वहां जाहिर बात है सस्ती प्रोड्यूस हो रही, यहाँ पे वो फड़की जा रही। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये सोचने की जरूरत है और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को कि बजाय हर वक्त कंज्यूमर को ब्लेम करने के और पब्लिक को ब्लेम करने के लिए तुसी खर्चा बहुत ज्यादा किया है, यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, यू आर टू ब्लेम। क्योंकि आपने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ तय करके टैरिफ्स उड़ा दिए तो फिर उसके बाद आपको खसारा होना ही था, ट्रेड डेफिसिट। मतलब मेरी तो खैर चाय पे जो एतराज कर रहा होता है वो खुद 7 करोड़ की गाड़ी से बाहर निकल रहा होता है और मेरी चाय पे एतराज कर रहा होता है, वो तो एक पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। लेकिन मेरा सवाल तो बेसिकली इस सवाल इसमें है कि ये जो बहुत सारे केमिकल है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हो सकता है कि मूंगफली हमारी बाहर जा रही है और वहां से पीनट बटर बन के वापस आ रहा हो। मेरा तो इशारा उस तरफ है कि यहाँ पे बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं लेकिन वो नेसेसरी, वो मशीनरी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकता वकार जब तक आप प्रोटेक्शनिज्म नहीं करते अपनी लोकल मार्केट की। Okay. जितनी देर तक आप लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट नहीं करते और आप खोल देते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कि आप भेड़िए को जो है ना हैन हाउस में घुसा रहे हैं। कंपटीशन नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? सादा सी बात ये कि उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है दूसरे मुल्कों के पास, आपके पास नहीं है। आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने तो कभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। आपने हमेशा, अमेरिका ने आपको दे दी टेक्नोलॉजी, यूरोप से आपने मशीनें, बाहर से आपने मशीनें मंगा के लगा ली, मगर खुद उनको डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं की। कर सकते थे, इंजीनियर्स आफ्टर ऑल आपके पास हैं, बड़े ब्राइट लोग और इनोवेटिव लोग हैं आपके पास। वो किधर जाते हैं? वो भाग भाग के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। 250,000 पीपल, स्किल्ड लेबरर्स पाकिस्तान से निकल गए। हाँ, उससे पिछले साल 500,000 से 250,000 बंदा हर साल पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है। कौन लोग जाते हैं छोड़ के? मेरे जैसे नलायक लोग नहीं जाते वो लोग जाते हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कहना इस बात पे फख्र किया जा रहा होता है कि इस दफा हमने 8 लाख, एक्चुअली तो शर्मिंदगी वाली बात है कि अगर अपना वतन, अपनी मिट्टी को छोड़ के एक बंदा प्रदेश जा रहा है तो आपने बेसिकली आपकी नालायकी है कि वो वहां पे चला गया। बिल्कुल, तो चाहे आपकी नालायकी है। और जो वो इनोवेट करेगा, जो वो दरियाफ्त करेगा, जो वो इन्वेंट करेगा, वो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा इन्वेंट, वो वहां पे होगा।
تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین تیمور صاحب سے بہت ہی تفصیل سے بات ہوئی اور کسی اور موضوع پہ بھی ان کو دوبارہ سے زحمت دیں گے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز.